मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल लड़कियां हर फील्ड में अपना नाम बना रही हैं। हर फील्ड में आपने देखा होगा कि लड़कियां कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है। इसी तरह लड़कियां आजकल कोई आपने देखा होगा कि कोई बाइक चलाती है, कोई स्कूटी चलाती है, कोई कार चलाती है, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन भी लड़कियां उड़ाती हैं। तो एक ऐसी ही एक चैंपियन आज हमारे साथ है जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ऑपरेट करती है। गरिमा जी हमारे साथ हैं जो दिल्ली मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर हैं। तो आज गरिमा जी से बात करेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही, क्यों उन्होंने मेट्रो ट्रेन में ट्रेन ऑपरेटर की जॉब ली, उनको कैसे इंटरेस्ट था और अब तक की जर्नी उनकी कैसी रही। तो मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ गरिमा जी आपका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में। थैंक यू सोनिका। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे सहायक समझा कि अपने टॉक शो में बुलाया। माय प्लेजर मैम। आपके बचपन से शुरू करते हैं गरिमा जी। आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपका बचपन कैसा था। बचपन देखिए, हम लोग घर में 5 बहनें और 1 भाई थे। तो स्कूल कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे हमारे पेरेंट्स, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी। तो वही है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम। लकी थे कि हम सिटी में रहते थे, स्कूल्स वगैरह अवेलेबल थे। तो स्कूलिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और 12th तक स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। जी। और एजुकेशन में आपने स्टडी कहाँ तक की है गरिमा जी। मैंने 12th तक स्कूलिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, वो भी देहरादून से ही किया। उसके बाद रेगुलर मैं बीटेक करना चाहती थी, बट कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि रेगुलर एडमिशन ले पाती। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीटेक किया आईईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ही। और साथ में अपनी बाकी चीज़ें जॉब वगैरह भी कंटिन्यू रखी। जी। तो जैसे हमने आपके बचपन की बात करी, तो बचपन में आपके घर का माहौल कैसा था, फैमिली का नेचर कैसा था, क्या फैमिली लिबरल थी कि नहीं लड़की का जो मन है आप कुछ भी कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, या फिर कुछ घर में होते हैं रेस्ट्रिक्शंस के नहीं शादी के बाद करियर बनाना है, या फिर इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, कॉलेज आप रेगुलर नहीं जा सकते हो। तो आपकी फैमिली का नेचर कैसा था। मैं लकी थी इस मामले में कि मेरे जो घर में थे सब पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझते थे, तो पढ़ने के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया, कभी किसी ने रोका नहीं। बट हाँ, ये था कि आसपास का माहौल थोड़ा ऐसा था। हम आसपास देखते थे लड़कियां नहीं पढ़ती थी, पर मेरे घर में ये था कि मम्मी बोलती थी तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, जितनी हमारी क्षमता होगी हम पढ़ाएंगे तुमको। जी। तो और आपकी हॉबीज क्या क्या है गरिमा जी। हॉबीज, सबसे अच्छा तो मुझे लगता है रीडिंग, किताबें पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। इसके अलावा म्यूजिक सुनना, कभी कभी मैं कुछ लिख भी लेती हूँ कविताएं, कभी कुछ अपने आसपास घट रही घटनाओं पर कुछ लेख वगैरह ऐसा लिख भी लेती हूँ। इसके जी। अलावा आपकी घूमने लिखी का हुई ये भी। कविता आपकी लिखी हुई ये कविता पब्लिश भी हुई थी, उसको आप बताना चाहेंगे कहाँ पे आपकी पोयम पब्लिश हुई थी। हाँ, दोस्ती अमेजन प्राइम पर आपको मिल जाएगी, किंडल पे अवेलेबल है दोस्ती नाम की बुक, हमरू पब्लिकेशन की। उसमें मेरी एक पोयम है, प्रकाशित है। उसके अलावा एक और अभी पेंडिंग है, वो अगले हफ्ते आ जाएगी। उसका टॉपिक है इंतजार। वाह। ठीक है, आपसे जो आपकी पोयम पब्लिश हुई है वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। फर्स्ट जॉब कहाँ पर लगी। फर्स्ट जॉब एक्चुअली डिप्लोमा करने के बाद ऐसी कंडीशन तो नहीं थी कि मैं बाहर आके जॉब कर पाऊँ, तो देहरादून में ही मेरे को जॉब करनी थी। तो देहरादून में एक इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम नाम की कंपनी थी, वहाँ पर मेरी फर्स्ट जॉब लगी। वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी हम लोगों को वो देते थे 1500 रुपये, और हमें 9 to 5 जॉब करनी होती थी। हैक्टिक शेड्यूल था, पैसे कम थे, लेकिन हमें सीखने को मिल रहा था, इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटी। मैंने लगभग 3 साल तक वहाँ पे जॉब की, और सैलरी भी 1500 से बढ़कर 4000 तक पहुंच गई 3 साल में। लेकिन वो कुछ खास नहीं था, मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी,
फिर उसके बाद वहीं पर ही देहरादून में एक डिग्री कॉलेज नया खुला था, GRD नाम से, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। वहाँ पर सैलरी तो कोई खास मुझे हाइक नहीं मिल रहा था, लेकिन ये था कि वहाँ का माहौल, वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो पढ़ाई का एक माहौल मिल रहा था वहाँ पे। वहाँ पे मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रह सकती थी जो मेरी मदद कर सकते थे पढ़ाई में, आगे बढ़ने में, मुझे सही सलाह मिल सकती थी। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं, मैंने इमिडिएटली उसको ग्रैब किया। मैं लगभग 2.5 साल वहाँ रही, और वहाँ पे रहते हुए मेरी जो डिग्री मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से की, वहाँ पे मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले। मैं वहाँ पे जो भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, मैं उनके पास जाती थी, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछती थी। सब खुशी-खुशी मेरी हेल्प करते थे और सब इंस्पायर करते थे कि नहीं तुम कर सकते हो। ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग फ्री में आपकी हेल्प कर दें, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कि वहाँ पे ऐसा माहौल एक बन गया था कि सब आपकी हेल्प करते थे पढ़ाई में। आई थिंक हमें भी करनी चाहिए, अगर किसी कोई भी अपनी कोई भी स्किल या पढ़ाई किसी को बांट सकते हैं हम लोग, तो ऑफकोर्स हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो कितने अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ दिल्ली मेट्रो में? दिल्ली मेट्रो में तो मैंने फर्स्ट टाइम ये जो फॉर्म भरा था तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था, उससे पहले मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा था। उस टाइम पर ऐसा था कि एक साथ मेरी 3 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिटर्न क्लियर हुए थे। एक BHEL में हुआ था, एक केवी में हुआ था, एक DMRC में हुआ था। तो सबसे पहले जो था DMRC का क्लियर हुआ था और मैंने यहाँ जॉइन कर लिया। फिर यहाँ पर आके यहाँ का वर्क कल्चर देख के मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा, कितना दिन आपने प्रिपेयर किया इस पोस्टिंग के लिए? सच बोलूँ तो पहले तो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने में लगी थी, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उधर ही था। फिर मुझे लगा कि अब टाइम जैसे बीत रहा है तो एज लिमिटेशंस भी होती हैं, तो अब मुझे जॉब की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मैंने लगभग 7-8 महीने तैयारी की और उसी में ये सारे एग्ज़ाम्स निकल गए। वाह, आपने 7-8 महीने तैयारी की और उसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन भी हो गया। जी। ये तो अच्छा, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी मैं वॉयलेट लाइन, जो कि कश्मीरी गेट से फरीदाबाद को कवर करती है, वहाँ पर एज़ अ ट्रेन ऑपरेटर वर्क कर रही हूँ। जी। जिस एरिया में आप जॉब करती हैं वहाँ लड़कियां कम ही होती हैं, क्योंकि अभी आप ही बताएंगे हमें कि कितनी कम लड़कियां ट्रेन ऑपरेटिंग करती होंगी। तो कैसा लगा जब आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि मुझे ट्रेन ऑपरेट करनी है और स्टेशन कंट्रोलर का काम है? तो हाउ डू यू फील? वो मोमेंट कैसा था जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला के? तो थोड़ा अलग लग रहा था कि नहीं, मतलब ट्रेन ऑपरेट करने को मिलेगी, ऐसा कुछ लगा था? सच बोलूँ तो जब मेरी जॉब लगी थी, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुश मेरे घर वाले और मेरे आस-पास के लोग जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे, वो थे। मैंने अपनी जॉब लगने की मिठाई नहीं बाँटी थी, मेरे पड़ोस में एक मैडम रहती थी, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी। मैंने उन्हें फ़ोन पे बताया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो अगले दिन जब मैं उनसे उनके पास पहुँची, तो हम लोग साथ में ही कॉलेज में जॉब करते थे, वो वहाँ लेक्चरर थी और मैं वहाँ पे लैब में काम करती थी। तो वो बहुत सारी पेस्ट्रीज़ के डब्बे वग़ैरह अपनी गाड़ी में रखती थी, अपनी कार में। मैंने बोला, "आप कुछ है क्या? आपका बर्थडे है क्या?" बोलते हैं, "नहीं, ये तुम्हारी जॉब की खुशी में बाँटनी है मुझे।" मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो आपको सक्सेस होते हुए देख के बहुत खुश होते हैं। और हाँ, जो तब जी, जो आपको स्पेशल फील कराते हैं ऐसे मोमेंट पे। हाँ, और मतलब एक ये तो था कि ट्रेन ऑपरेशन सुन के ये तो लग रहा था कि कैसे करेंगे, बट जब यहाँ आए हम लोगों की ट्रेनिंग हुई तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया कि हाँ हम कर सकते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी को था सबसे बड़ा डर, इतने सारे लोगों को लेके तो कैसे ट्रेन चलाएगी। मैंने उनसे बोला, आप बात बात ही मत करो इस बारे में, मुझे करने दो, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ।
ये मुझे मतलब मैंने कभी देखा नहीं है किसी लड़की को ट्रेन ऑपरेट करते हुए, तो ये क्यूरियोसिटी एक होती है, ये मुझे भी है कि मतलब कैसे ट्रेन ऑपरेट आप करते हो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है मैम अगर ट्रेन ऑपरेशन की बात करें, स्टेशन कंट्रोलर? वही अगर ट्रेन ऑपरेशन की बात करें तो ट्रेन ऑपरेशन में उस वक्त ट्रेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उस वक्त हमें इंचार्ज बन के डिसीजंस लेने होंगे। कुछ भी जो भी होगा, मतलब हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाया जाता है, अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए, फायर हो जाए ट्रेन में, किसी कारण से ट्रेन इमोबाइल हो जाए, तो हमें क्या क्या करना है, उसके प्रॉपर सेफ्टी सर्कुलर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो हमको अच्छे से सिखाए जाते हैं। और हम लोगों को बस अपना अटेंटिव रहना है और प्रॉम्प्ट रिएक्शन के लिए तैयार रहना है। हम घबरा नहीं सकते कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर हम घबरा गए तो पीछे जो इतने सारे लोग हमारे भरोसे चल रहे हैं, उनका क्या होगा। अच्छा, और कितनी स्टेशन जी, मतलब कितने लोग होते हैं जब ट्रेन ऑपरेट करनी होती है, एक या दो, या फिर कितने लोग ऑपरेट करते हैं? एक ट्रेन में सिर्फ एक ट्रेन ऑपरेटर होता है। एक ट्रेन में सिर्फ एक ट्रेन ऑपरेटर होता है, तो मतलब ये बड़ी अजीब बात है पूरी ट्रेन को ऑपरेट करना। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो? इसके अलावा मैंने स्कूटी ड्राइव की है और साइकिलिंग की है, उसके बाद सीधे ही मेट्रो ड्राइव की है। जी मैम। ओके, आपकी लाइफ का अब तक का सबसे कोई ऐसा हार्ड मोमेंट रहा है अब तक का जिसको डील करना बहुत मुश्किल लगा हो, कि जब लगता है कि नहीं ये इतनी मुश्किल एक घड़ी आ गई है लाइफ में जिसमें हर कोई गिव अप कर देता है, तो ऐसा कभी हुआ है लाइफ में? ऐसा एक्चुअली जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद मैं जब बीटेक करना चाहती थी, तो मेरे साथ के सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, लगभग सभी ने एडमिशन ले लिया था। मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी उस वक्त। मैं बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गई थी कि ऐसे बच्चे थे जो कि ना पढ़ने में अच्छे थे ना कुछ है, वो आराम से कॉलेजेस जा रहे हैं और मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है। वो मेरे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग था। लेकिन फिर कुछ टाइम तक मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता था। उनको देख के लगता था वो सब आगे बढ़ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर जिंदगी अगर कहीं अटकती है तो रास्ते भी दिखाती है। तो वही एक रास्ता, एक दिन ऐसे ही मैं इंटरनेट पे कुछ देख रही थी, तो मुझे पता चला आईईटी के बारे में कि मैं कर सकती हूँ डिग्री, भले ही रेगुलर कॉलेज ना जा पाऊँ, पर हाँ मैं भी डिग्री गेन कर सकती हूँ। तो बस वहां से मैंने शुरुआत करी, और एक बार शुरू किया तो रास्ता आगे खुलता ही गया। जी, आज की वर्किंग जितने भी हम लोग आजकल वर्किंग हो गए हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा बाहर जॉब करती हैं, पहले इतने जॉब नहीं करते थे, तो उसके क्या आप 5 फायदे और 5 नुकसान मुझे बताएंगी? आपको क्या लगता है, आप एक वर्किंग कल्चर में हैं अभी, तो आपको क्या लगता है कि वर्किंग होने के लड़की के बस फायदे हैं कि ठीक है सैलरी आ जाती है, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान नुकसान भी होते हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? फायदे तो हम सबको दिखते ही है कि हाँ पैसे आ रहे हैं घर पे, बाहर निकल रहे हैं, अपने लिए कुछ अपनी मर्जी से चीजें खरीद सकते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता लड़कियों को। डिसएडवांटेज भी बिल्कुल। लेकिन साथ में बहुत सारी हैं। जैसे ये जो मानसिकता है ना हमारे समाज की कि लड़की बाहर जा रही है ठीक है, लेकिन घर का काम करना वो उसी की ही जिम्मेदारी है। वो भले ही बाहर से कितना भी थक कर आए, लेकिन घर आके उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसी को बच्चे देखने पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, तो मैंने देखा है कई लड़कियों को बहुत परेशान होते हुए, जो मतलब घर और बाहर में पिस रही है, उनको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि हम जॉब करते ही क्यों, इससे बढ़िया तो घर पे रहते, आराम से तो रहते, कम से कम घर ही संभालना होता। ये बहुत चैलेंजिंग होता है लड़कियों के लिए। ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि नौकरी ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही ठीक से कर पा रहे हैं।
तब अपने में ही लड़कियों को मैंने देखा है कि गिल्ट रहने लग जाता है कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमारी फैमिली सफर कर रही है। यहाँ पर जरूरत है हमको एक सपोर्टिंग फैमिली होने की। अगर घर के जो मेल मेल मेंबर हैं और जो बड़े हैं, अगर वो इस चीज को समझें और सपोर्ट करें तो लाइफ बहुत इजी हो सकती है लड़कियों की। बिल्कुल, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि लड़कियां जब वर्किंग होती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं कि वो जॉब भी कर रही होती हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं। तो एक सपोर्ट बहुत जरूरी है फैमिली का, कि अगर फैमिली उनको सपोर्ट करे तो चीजें बहुत, वो भी हैप्पी रह सकती है। वो अपनी, कई सारी लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं इसीलिए क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से वो गिव अप वाली सिचुएशन में आ जाती हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है हर लड़की के लिए कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे और लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। मुझे कितना मैटर करता है आज के टाइम में लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? आज के टाइम पर बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात, आज के टाइम पे क्या है, तो हमेशा से ही जरूरी था, लेकिन अब लोग इस चीज को समझने लग गए हैं, बस अंतर इतना आया है। ये लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो अगर आप किसी पे मतलब अगर फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप लाइफ के डिफिकल्ट फेज को भी अकेले फेस करने का साहस रखते हो। आप कैसी भी परेशानी हो, आपको किसी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको सड़क पर आने की स्थिति होगी। आप अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको संभाल सकते हो। और वैसे भी आजकल जैसे रिसेशन का टाइम है, किसी के जॉब का कोई भरोसा नहीं है। अगर घर में लड़के लड़कियां सब कमाते होंगे, तो अगर किसी एक की जॉब चली भी जाए तो ऐसा नहीं होगा कि घर नहीं चल पाए। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहेगी। तो इसलिए लड़के लड़कियां कोई भी हो, सबका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के सही मायने क्या है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? वुमेन एम्पावरमेंट एक छोटा वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ड है। एक्चुअली सिर्फ लड़कियां बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि सिर्फ अगर वो बाहर निकल रही हैं, तो बाहर निकलने के साथ साथ उन्हें अपने फैसले लेने का, अपने जो कमा रहे हैं उसमें, घर में जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें साथ देने का पूरा हक होना चाहिए। मैक्सिमम फैमिलीज में क्या होता है, लड़कियां बाहर जा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जब वो घर आती है तो वो वही एक हाउसवाइफ वाला रोल निभा रही होती हैं। उनकी सैलरी आती है, वो आते ही इमीडिएट हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। पैसों का क्या करना है, कैसे करना है, ये जो मेजर डिसीजन होते हैं वो सिर्फ मेल जो मेंबर्स हैं घर के वही लेते हैं। उस पर ये माना जाता है कि लड़कियां फाइनेंसेस नहीं संभाल सकती है। तो कम शब्दों में बोलूं तो केवल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि सिर्फ इंसान, हमारी जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आए। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट उससे कहीं आगे है। जी हाँ, इक्वलिटी पे हम लोग बात करें और हर डिसीजन में लड़की भी भागीदार हो। हाँ, अच्छा, आपकी लाइफ में आपका कोई गुरु रहा है? किसी ने आपको इंस्पायर किया है? किसी को आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? एज सच तो कभी नहीं किया, बट हाँ अगर गुरु की बात की जाए तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगी। उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया है कि आगे बढ़ो, कुछ करो, जिंदगी रुकने का नाम नहीं होती है। मतलब अगर समाज की बातें और ये सब सुनते तो शायद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने बोला तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मतलब अगर घर में अदर मेंबर्स थे, लाइक चाचा हो गए या फिर दादी हो गई, अगर वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते भी थे पापा को कि लड़कियां हैं क्यों इतने पैसे खर्च कर रही हो, तो मम्मी उसका इफेक्ट जो था वो हम तक कभी नहीं आने दिया। हमको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ अगर साथ है तो फिर बड़ी से बड़ी चीज आप फेस कर सकते हो। माँ बहुत स्ट्रोंग होती है अपने बच्चे के लिए, तो कोई भी चीज का इफेक्ट अपने बच्चे पर तो नहीं पड़ने देती। ओके, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी गरिमा जी कि
इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी विमेन्स को यही बोलना चाहूंगी कि खुद के लिए बोलना सीखें। जब तक हम खुद के लिए खुद खड़े नहीं होंगे तो सामने से कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ भी बोलता रहे, भले ही आप कुछ बोलते रहो, मैं कुछ बोलते रहो, उन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक नारी को खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि सिर्फ किसी को बोलो, सब सुनते सब हैं, लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट बहुत ही कम होते हैं जो कर पाते हैं। लोगों को आज भी लगता है कि पुरुष प्रधान समाज है, जो भी फैसले होंगे लड़के ही अच्छे लेंगे, पर ऐसा नहीं है। लड़कियां पुरुषों से बहुत ज्यादा सक्षम है, पर वो खुद को पहचानती ही नहीं है। हमें खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। जी गरिमा जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपने विचार रखते हो, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर आप बातें करते हो। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वो पोएम अगर आप सुना सकते हैं जो आपकी पब्लिश हुई थी। वो पोएम तो नहीं, लेकिन हाँ आज के इस टॉक शो के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं स्पेशली, तो मैं वो जरूर जी आपको मैम। सुनाना चाहूंगी। जी मैम। तू नारी है तो क्या हुआ, तू नारी है तो क्या हुआ, क्यों खुद को कम समझती है। तेरे बलबूते ही तो जननी ये सृष्टि सारी चलती है। ईश्वर का वरदान है तुझ पर, ईश्वर का वरदान है तुझ पर, उसकी रचना को साकार किया तूने। बनी है तू संवेदनाओं से, बनी है तू संवेदनाओं से, तो क्यों अपनी वेदना को प्रकट करने से डरती है। चल उठ फिर तू खुद को पहचान, चल उठ फिर तू खुद को पहचान, चल याद दिला सबको अपना भूला हुआ सम्मान। बस इतना ही। ये आपने लिखी है? हाँ, ये मैंने लिखी है। इतनी कम एज में मैं बोलूंगी कि आप ऑलराउंडर है, अपने डिसीजन अपनी लाइफ में खुद लेना और इतने अच्छे पद पर जॉब करना और इतनी खूबसूरत आप लिखती है। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेज मेरी तरफ से आपको कि आप अपनी लाइफ में हर उस मुकाम को छुएं, हर आपका ड्रीम पूरा हो, जो भी आप चाहते हैं कि आप करना चाहते हैं लाइफ में आगे। और अपना टाइम देने के लिए, इतना वैल्यूएबल टाइम आज आप अपनी जर्नी शेयर करने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू आपका कि आपने मुझे मेरी बात कहने का रखने का मौका दिया। अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज इसको सुने, हर एक अपने लिए खड़ा हो, अपने डिसीजंस लेना सीखे। सिर्फ दूसरों की हाँ में हाँ मिला के जिंदगी जीना जिंदगी नहीं होती, हमें खुद के लिए फैसले लेने आने चाहिए। जी, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाने की कोशिश एक करी गई है कि यहाँ पर लड़कियां आए और अपनी जर्नी शेयर करें। वो जो एक रेज योर वॉइस जो हम लोग बोलते हैं, अपनी वॉइस उठाइए और कम से कम अपनी बातें कहने का तो आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं। गवर्नमेंट ने सारे लॉ बना दिए हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग अपने लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, ये एक सत्य है। तो हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी होगी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जहाँ पे हम लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे को हेल्प करें, एक वुमन दूसरी वुमन को अपलिफ्ट करे। तो ये आई थिंक बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ गरिमा जी आपसे विदा लेना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि अगली बार फिर मिलते हैं एक रियल सक्सेस स्टोरी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।